हाय गाइस, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना अगला काम दोस्तों। ऑर्गेनाइजिंग का डिस्कशन किया जाएगा और मेरे दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग से अगला पार्ट होता है, अगला स्टेप होता है दोस्तों मैनेजमेंट के प्रोसेस में। ये बात हम सब जानते हैं। तो भैया ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या होता है दोस्तों? मेन मटेरियल मनी। मैंने अगर आज कोई भी काम करना है तो मुझे उसमें मेन मटेरियल मनी मशीन्स ये सब चाहिए। बोलो यस और नो, चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए भैया। मेन मटेरियल मनी एंड मशीन्स मुझे सब चाहिए और इनके बिना कोई काम हो नहीं सकता। मेरे दोस्तों, जब भी हम किसी भी वर्क को करने वाले हैं, करना चाहते हैं, तो उस समय जब मेरे पास वो चीज़ें मौजूद होंगी तो मुझे उन्हें ऑर्गेनाइज भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मटेरियल अपने आप ही मशीन में जाके प्रोसेस हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। मेरे भाई मेन भी जो बैठे हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई कब हमें इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी और हम उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे, इन मटेरियल का, मशीन्स का और मनी का इस्तेमाल करेंगे। सो इट इज़ क्वाइट श्योर दैट कि अगर मेरे पास मेन मटेरियल मनी मशीन्स हैं भी तो भी मुझे फिजिकली होने से ये सब काफ़ी नहीं हो जाते। मुझे इनको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, मुझे इनको अरेंज करने के बाद इनको मैनेज करना पड़ेगा, राइट। सो सवाल ये आता है कि ये जो मेन है यानी पीपल, यानी मेरी लेबर फोर्स, मेरा ह्यूमन एसेट, मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? ये जो मेरे पीपल हैं, ये जो मेरे लोग हैं, जो मेरे ह्यूमन एसेट हैं, कुछ भी कह लो भाई, अगले लेवल पर जाके लेबर भी बन जाती है, देखो, है ना। निचले लेवल पे लेबर बोल दोगे, ऊपर जाके ह्यूमन एसेट बोल दो, कुछ भी बोलो आप, अल्टीमेटली तो काम करवा रहे हो। सो सिचुएशन मेरे दोस्तों यहां पर ये आती है कि अब मुझे इन सभी लोगों में उन लोगों की काबिलियत के हिसाब से उनको, ये जितने भी लोग हैं मेरे पास, बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन इनकी काबिलियत के हिसाब से मुझे इनको काम देना है। बोलो यस और नो। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इन्हीं लोगों में से कुछ लोगों को भेज दूंगा टॉप लेवल पर, जो कि मेरे टॉप मैनेजमेंट को संभालेंगे। डिसीजन मेकिंग, जो ओवरऑल डिसीजन मेकिंग है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की, बड़े बड़े लेवल की प्लानिंग की बातों की, ये वो करेंगे। मिडल लेवल में कुछ लोगों को भेज दिया जाएगा, समझे बात को कि नहीं? और फिर किस लेवल पर भेज दिया जाएगा? लोअर लेवल पर भेज दिया जाएगा। यानी जैसी जिसकी काबिलियत होगी उसके अनुसार उसको उस लेवल पर रख के उससे काम करवाया जाएगा। सीधी सीधी बात है। और असल बात तो ये है कि जब मैं इन लोगों को ले करके आता हूं, इनको हायर करता हूं, तो मैं पहले ही डिसाइड कर चुका होता हूं कि भाई मुझे टॉप लेवल के लिए बंदे चाहिए, मुझे ये मिडिल लेवल के लिए ऐसे लोग चाहिए, मुझे लोअर लेवल के लिए ऐसे लोग चाहिए। और जिस व्यक्ति को जिस तरीके से जिस काम के लिए मैंने बुलाया भैया, उसको उसी जगह पर मैं फिट करूंगा। और फिर इन लोगों में ये कहूंगा कि आप जो टॉप लेवल वाले लोग हो, आप मिडिल लेवल वालों को गाइड करोगे, उनको बताओगे क्या करना है, ऊपर से नीचे ऑर्डर्स दोगे, और मिडिल लेवल वाले नीचे अपने लोअर लेवल वालों को ऑर्डर्स देंगे, उनसे काम करवाएंगे। और ये जो लोअर लेवल वाले हैं, ये मिडिल लेवल वालों की तरफ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, मिडिल लेवल वालों की टॉप लेवल वालों की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। और ये जो अथॉरिटी है, सबसे ज़्यादा अथॉरिटी ऊपर वालों के पास है, वो नीचे कुछ अथॉरिटी अपनी डेलीगेट कर देंगे मिडिल लेवल वालों को। और मिडिल लेवल वालों के पास जो अपनी अथॉरिटी है, वो अपनी अथॉरिटी कुछ किसको, नीचे लोअर लेवल वालों को डेडिकेट कर, उसको अलॉट कर देंगे। ठीक है जी, आप ये काम करो।
और दी गई अथॉरिटी के अनुसार इन सबको काम करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब इन मेन में जो भी लोग हैं हमारे शामिल, हमने इन सबको बता दिया कि भैया तुम्हें करना क्या है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर और नॉट? अपने अपने लेवल के अनुसार ये सब लोग काम करेंगे। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? सीधी सीधी बात है, ये लोग काम करेंगे भाई। यही लोग, ये सारे जितने भी अदर मटेरियल है, ये मेन ही मटेरियल, मनी और मशीन्स को मैनेज करने वाले हैं। बोलो यस और नो? इनको मैनेज करने का काम भी नहीं कही है। यानी जो मेजर काम करने वाले हैं वो ये हमारे पीपल हैं, यही लोग हैं, यही हमारे ह्यूमन एसेट्स हैं मेरे दोस्तों। यही लोग काम करने वाले हैं, एक ही बात है ये, और कई नाम है इनके। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? सो माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं बात करूंगा ऑर्गेनाइजिंग की, तो ऑर्गेनाइजिंग में मुझे इन सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है। दिस इज व्हाट इज माय टारगेट, करेक्ट? तो ऑर्गेनाइजिंग में हमने अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप सेट कर दी है। अब ये लोग उसके अनुसार काम करेंगे। हमने सब चीज़ों को अरेंज कर दिया है, कामों को बांट दिया कि भैया ये काम आप लोगों को करने हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल अगर ले लें शूज़ फैक्ट्री का, वो इसीलिए देखो शूज़ फैक्ट्री का एग्जाम्पल होता क्या है कि जब शूज़ फैक्ट्री का एग्जाम्पल कई बार दे चुका हूँ मैं, ऐसे और भी है, कई दसियों एग्जाम्पल दिए मैंने, लेकिन कोई ना कोई एक एग्जाम्पल लेके जब हम सब चीज़ों को देखते हैं, भाई प्लानिंग में भी ऐसे ही किया था, भाई ऑर्गेनाइजिंग में भी इसी से काम चल रहा है, आगे कंट्रोलिंग तक, एंड तक सब काम यही चलेगा, यानी स्टाफिंग में भी, डायरेक्टिंग में भी। सो चाहे आप कोई भी एग्जाम्पल उठाओ, किसी भी हाल में ये सब चीज़ें वहाँ पर अप्लाई होनी ही होनी है। तो शूज़ फैक्ट्री में मैं मान लीजिए डिवीजन कर देता हूँ। मैंने डिवीजन कर दिया कि भैया ऐसा है, मैंने पहले तो काम को, जितने काम है ना उनको मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। कितने काम है जरा जल्दी जल्दी बताओ भाई। देखो जी सर, एक तो ना कटिंग का काम होता है सबसे पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा फिर बताओ क्या होगा? फिर सर एक स्टिचिंग का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास कुछ लोग ऐसे हैं जो कटिंग में भी माहिर हैं, वही लोग स्टिचिंग भी कर लेते हैं और पेस्टिंग का काम भी कर लेंगे वो। यानी ऑल इन ऑल पूरा शू बना के आपके सामने पेश कर देंगे, पॉलिश करके बिल्कुल फर्स्ट क्लास, एंड में पैकिंग भी कर देंगे। मैं कहूँगा अरे भैया नहीं, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया, हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क तो कर लिया कि क्या क्या काम करना बाकी है, कि किस तरीके से हमें काम को करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति सारा काम करेगा, लोगों को बांट दो, क्योंकि अगर ऐसा किया तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होना शुरू हो जाएगा। दुगना, एक ही काम को दो दो लोग कर रहे हैं, पता चलेगा मटेरियल भी वेस्ट, पैसा भी वेस्ट, टाइम भी वेस्ट, भैया सैलरी भी जा रही है वो भी वेस्ट, और जो बनाया वो काम का नहीं। समस्या ये आ जाएगी। इसीलिए पहले हमने काम जो भी हैं उसको यहाँ पर कर लिया आइडेंटिफाई। ठीक है जी, काम कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, बताओ तो ठीक है भैया, जो तुम्हारे लोग हैं सारे के सारे, टॉप लेवल भी है इसमें, मिडिल भी और लोअर भी है, सभी है, इनको बांट दो। मिडिल लेवल वालों को अलग काम दो, लोअर लेवल वालों को अलग काम दो, टॉप लेवल को अलग दो। लेकिन हर एक सिचुएशन में जब ये शूज़ की फैक्ट्री में यहाँ पर काम हो रहा है तो भैया कटिंग डिपार्टमेंट अलग है, इसमें भी हेड हो सकते हैं, नीचे काम करने वाले हो सकते हैं, स्टिचिंग में भी, पेस्टिंग, पॉलिशिंग और पैकिंग में, सब में इस तरह के लोग शामिल हो सकते हैं, टॉप मिडिल लेवल के। हमने उनको ये काम दे दिया, उनको सौंप दिया है। अब उन्होंने करना क्या है? अपने अपने लोगों को बांट देना है। यानी हमने एक तरह से अब इनके डिपार्टमेंट भी बना दिए, डिपार्टमेंट बना डाले। जो कटिंग का है काम, उनका अलग डिपार्टमेंट है, स्टिचिंग वालों का उनका अलग डिपार्टमेंट है, पेस्टिंग वालों का उनका अलग डिपार्टमेंट, पॉलिशिंग वालों का भैया इनका भी अलग डिपार्टमेंट, और पैकिंग वालों का भी अलग डिपार्टमेंट। अब ये डिपार्टमेंट वाइज जो जो काम एक बार एक तरीके से शुरू होगा वही आगे आगे प्रोसेस में चलता रहेगा। इससे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क बचेगा। कटिंग वालों को पहले से ही मालूम है कि भैया मुझे कितना माल कट करके देना है। प्रोडक्शन, ये तो सारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ही खेल है। ये जितना भी आप देख रहे हो ये तो शूज़ फैक्ट्री के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें भी लेवल होंगे भाई। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कुछ लोग बिल्कुल चीफ प्रोडक्शन ऑफिसर होगा कोई, समझे कि नहीं, चीफ प्रोडक्शन ऑफिसर होगा।
उसके नीचे प्रोडक्शन मैनेजर्स होंगे, फिर नीचे सुपरवाइजर्स होंगे, फिर लेबर होगी। इस पूरे के पूरे शूज फैक्ट्री के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, इसमें भी आप देखोगे कि टॉप मिडिल लेवल तीनों का संगम यहां पर नजर आ रहा होगा आपको, पक्की बात है ये। सो अब अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहता है कि ठीक है जी हम सारी के सारी जिम्मेदारी उठाते हैं, तो उसके अंदर भी मैंने बता दिया टॉप लेवल भी है, मिडिल भी है और लोअर लेवल भी है, इन तीनों डिपार्टमेंट को जो मैनेज कर रहा है। हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई करके अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप भी तय कर दी है, किन के बीच, इसी टॉप मिडल और लोअर लेवल के बीच। यही लोग मिलके अपना अपना सारा काम कर रहे हैं और आगे इस प्रोसेस को पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो ऑर्गेनाइजिंग है यही, वर्क की ऑर्गेनाइजिंग। अच्छा ज़रा सोचो, जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करोगे तो क्या इसमें मैन चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए भैया। मटेरियल चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। कटिंग डिपार्टमेंट मटेरियल को ही तो, चमड़े को ही तो काटेगा भाई, ठीक है कि नहीं? आगे ये सब लोग मटेरियल में ही काम कर रहे हैं। मटेरियल कहाँ से आएगा भैया बिना पैसे के? तो मनी भी चाहिए ही चाहिए। और मशीनों के बिना आज की डेट में तो काम असंभव ही कह दो। बोलो यस और नो? क्योंकि आपको स्पीड चाहिए, स्पीड नहीं चाहिए तो कुछ भी संभव है, लेकिन बिना मशीन के कैसे काम होगा भैया आज? यानी देखा जाए तो यहाँ पर भी ये चारों के चारों लोग, चारों के चारों हमें चाहिए चाहिए। इज दैट वेरी क्लियर? तो मैं अब सबसे पहले आइडेंटिफाई कर रहा हूँ वर्क अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप तय करके उनको ड्यूटीज असाइन कर रहा हूँ कि भैया ये है तुम्हारा काम। मैंने टॉप मिडल और लोअर यहाँ सब की ड्यूटी फिक्स कर दी है, सब काम सेट। अच्छा जी, चलो एक काम करते हैं, अभी तक जितनी बातें हमने की उन सभी को अपने एग्जाम्पल में सेट करने की कोशिश करते हैं और रीडिंग करते वक्त। करेक्ट? सो ऑर्गेनाइजिंग है क्या? एज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग इज डिफाइंड एज व्हाट? डिवाइडिंग एंड सब डिवाइडिंग अप ऑफ व्हाट? ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करना और नीचे सब डिवाइड कर देना। भैया प्रोडक्शन की ड्यूटी किसकी लगी थी? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने भी उसे सब डिवाइड कर दिया नीचे जाके कि चलो भाई तुम्हारा काम कटिंग का है, तुम्हारा स्टिचिंग का, तुम्हारा पेस्टिंग का। देख रहे हो, पहले तो वर्क डिवाइड हुआ था। क्या जी सेल का काम आप करोगे? टॉप लेवल पर बात हुई पहले कि कैसे कैसे हम डिपार्टमेंट बनाएंगे, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, काम बांट दिए सारे के सारे। उसके बाद जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसने भी अपने काम को सब डिवाइड कर डाला। दिस इज व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग। सब ने ड्यूटीज बांट ली। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने सारी की सारी प्रोडक्शन की ड्यूटी संभाल ली, सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने सेल्स और मार्केटिंग की संभाल ली। लेकिन जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बारी आई तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दोबारा से सब डिविजन हुआ कि आपकी क्या क्या ड्यूटीज, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? और फिर हमने उसको ग्रुप में अरेंज कर दिया और ग्रुप में बांट दिया सारे लोगों को। चलो भाई चलो, आप सारे के सारे एक ग्रुप में हो जाओ। हाँ जी, कटिंग वाले सबसे ज्यादा स्मार्ट कौन से लोग हैं? जरा सामने आओ। हाँ जी ये वाले लोग कटिंग में जरूरत से ज्यादा मास्टर है जी। ठीक है भैया, तुम सारे कटिंग करोगे। अच्छा ये बताओ स्टिचिंग के अंदर मास्टर किनकी है? साहब ये 4 लोग हैं जो स्टिचिंग में बिल्कुल जबरदस्त मास्टर हैं। ठीक है जी, ठीक है। अगला बताओ, बाकी लोग और कौन चाहिए हमें? हाँ जी और लोग चाहिए पेस्टिंग के लिए। ये 2 लोग पेस्टिंग के लिए बहुत हैं। हाँ जी बहुत है, हाँ जी बिल्कुल बहुत है, दोनों कर लेंगे काम। पॉलिशिंग के लिए हाँ जी ये 3 लोगों को पॉलिशिंग के लिए लगा दिया। पैकिंग के लिए जी एक ही बात है। अच्छा जरूरत पड़ी तो और डाल लेंगे, कोई बात नहीं, 2 कर लो। ओके, इसी तरह से तो बातचीत होती है, आपस में बातचीत ऐसी तो करते हैं। चलो भाई इस तरह से इतना काम है बांट लो, जरूरत पड़ेगी और लेबर ले आएंगे, कम पड़ेगी तो और ले आएंगे, भाई ज़्यादा हो गई तो किसी और डिपार्टमेंट में डाल देंगे, किसी और कटिंग डिपार्टमेंट से स्टिचिंग में डाल देंगे। कुछ ना कुछ तो सारा काम सबको आता ही है। लेकिन फिलहाल हमने सबको दिया कैसे काम? उनकी काबिलियत के अनुसार। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? सो यही सेम बातें तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी वही है कि ऑर्गेनाइजिंग है क्या? इट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग इज डिफाइंड एज डिवाइडिंग एंड सब डिवाइडिंग अप ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन किन में मेरे भाई? किन लोगों में? विच आर नेसेसरी टू एनी पर्पस, जो भी पर्पस है हमारा, एंड अरेंजिंग देम इन ग्रुप्स। ग्रुप में बांट दिया हमने, अभी आपने देखा कि हमने ग्रुप में बांट दिया। पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जो भी हमने करने होते हैं, हमने मैनेजमेंट के प्रोसेस को बांटा था। फिर ऑर्गेनाइजिंग के अंदर भी हम बांट रहे हैं।
ऑर्गेनाइजिंग में भी बांट रहे हैं कि चलो भाई ऑर्गेनाइज क्या कर रहे हैं, फाइनेंस अलग, प्रोडक्शन अलग, मार्केटिंग अलग, सेल्स अलग और फाइनेंस अलग। फिर बांट दिया हमने, अरेंज कर दिया अब उनको, चलो भाई प्रोडक्शन वाले आप बताओ, हाँ जी तुम्हें भी बांट दिया हमने, कटिंग में, स्टिचिंग में, पेस्टिंग में, पॉलिशिंग में और पैकिंग में। और इंडिविजुअली जो मैंने लोगों को ग्रुप में डाला, अभी आपने देखा ग्रुप्स में डाल दिया, और अब उसके अंदर इंडिविजुअली भी उनकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो जाएंगी, फिक्स कर दी जाएंगी। यही काम होता है यहाँ पर। सो असाइन टू द इंडिविजुअल्स, उनको इंडिविजुअल को भी ये काम हमने असाइन कर दिया। इन द वर्ड्स ऑफ कून्स एंड ओडॉनेल, कून्स एंड ओडॉनेल ये जबरदस्त लोग थे दोनों भाई। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। अभी तुम्हें इंटरनल स्ट्रक्चर ही तो बना के दिखाया मैंने कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, उसमें हेड कौन है, उसके अंदर कितने लोग हैं, इस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, और किसका स्ट्रक्चर बनाया, रोल्स का, कि तुम्हारा ये रोल है, तुम्हारा ये रोल है, तुम्हारा ये रोल है। और वो हमने कैसे डिफाइन किया था, उनकी एक्टिविटीज़ के अनुसार कि भाई तुम्हारा कटिंग का रोल है, भैया तुम्हारा पॉलिशिंग का है, तुम्हारा पेस्टिंग का रोल है। से यस और नो, ऐसे ही तो किया था हमने। अब उसके बाद क्या, कैसे किया, थ्रू डिटर्मिनेशन एंड इन्यूमरेशन ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटीज के हिसाब से ही तो किया, रिक्वायर्ड टू अचीव द गोल्स ऑफ द एंटरप्राइज। क्योंकि अगर मैं ये कटिंग पेस्टिंग डिपार्टमेंट सारे अलग अलग नहीं बनाता तो मेरा काम कैसे होता, करेक्ट और नॉट। तो हमने क्या किया, गोल्स ऑफ द एंटरप्राइज एंड ईच पार्ट ऑफ इट, हमने सबको डिवाइड कर दिया और एंड में उनकी एक्टिविटीज को ग्रुप कर दिया। ग्रुपिंग दीज एक्टिविटीज, देखो ग्रुप किया हमने। द असाइनमेंट ऑफ सच ग्रुप्स, जो भी इनका ग्रुप्स का हमने असाइनमेंट दिया, उनका एक मैनेजर बना दिया कि इन सारे के सारे हिस्से के लिए तुम्हारे पास अथॉरिटी भी है, तुम्हारी ड्यूटी भी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जस्ट कैरी आउट ऑल दीज प्रोसेसेस। तो हमने सब कुछ लगा दी उसकी, बेटा चल, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी कर दिया, प्रोविजन दे दिया उसे कोऑर्डिनेशन करने का, ठीक है कि नहीं। एंड इन इंफॉर्मेशनल रिलेशनशिप जो है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हमने फैला दी। ये जो इंफॉर्मेशन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली का मतलब क्या होता है कि जब आपने एक लेवल की बात की तो भैया टॉप, मिडल और लोअर। टॉप लेवल पर मैंने आपसे कहा था कि भैया मेरे पास यहाँ पर CEO भी होगा, चीफ प्रोडक्शन ऑफिसर भी होगा, चीफ सेल्स ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, ये सब हो सकते हैं, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, ठीक है कि नहीं। चीप मत समझ लेना भाई, ठीक है कि नहीं। तो टॉप लेवल पर ये लोग थे, मिडल पर कुछ और, लोअर पे कुछ और। मान लो हमने यहाँ प्रोडक्शन मैनेजर की बात कर ली, एग्जाम्पल एक ही ले लो, चलो एक ही ले लूँ, नहीं एक लेने से काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब मान लो यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्शन मैनेजर है, ठीक है जी, मेरे पास यहाँ पर सेल्स मैनेजर है, मेरे पास यहाँ पर मार्केटिंग के लिए मैनेजर है, ठीक है कि नहीं, ऑपरेशंस मैनेजर है मान लो कोई, कुछ भी है। यहाँ पर सुपरवाइजर लेवल है, सुपरवाइजर है, ठीक है कि नहीं। और अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इनके बीच का जो कम्युनिकेशन है, ज़रा उसके बारे में सोचो। ये भी लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे कि भैया सेल्स मार्केटिंग ये सब कैसे होगी, बोलो यस और नो। और फिर ऊपर से ये सब लोग अपने नीचे, मिडल और मिडल वाला नीचे लोअर को बातें बताएगा, यानी ये वर्टिकल हो गया। फिर नीचे वाले ऊपर रिपोर्टिंग करेंगे, ये क्या हो गया, वर्टिकल, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अब अगर ये प्रोडक्शन मैनेजर वगैरह सब आपस में अपनी बातें कर रहे हैं, सेल्स मैनेजर आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, ये सारे के सारे सुपरवाइजर लेवल के हो गए, ठीक है कि नहीं। और इस तरह के बहुत सारे लोग जो इसी लेवल पर, लोअर लेवल पर काम करेंगे, फोरमैन वगैरह हो गए, है ना। सो कहने का मकसद यहाँ पर केवल ये हुआ कि ये सब लोग जो है आपस में भी डिस्कशन कर रहे हैं और ऊपर भी और नीचे भी इंफॉर्मेशन को फ्लोट कर रहे हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए वो क्या किए गए कि इनके बीच में इंफॉर्मेशन रिलेशनशिप्स हैं। ये है इंफॉर्मेशन रिलेशनशिप, जो कि कैसे चलती रहती है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, ऊपर से नीचे ऐसे भी चलती रहती है हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल भी चलती रहती है ऐसे ऐसे। और ये जिस स्ट्रक्चर में फॉलो कर रही है भैया, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ही तो है।
से यस और नो भाई मेरे, ये टॉप लेवल पर है, ये मिडिल लेवल पर है, ये लोअर लेवल पर है। ये सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ही तो है। सो दिस इज व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग। तो हमें इसमें जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप होती है उन ग्रुप्स के बीच में, हमने उन सब लोगों को वर्क प्लेस पे सेट करना है और उनसे इफेक्टिवली काम करवाना है एज अ ग्रुप, एज अ टीम। दिस इज व्हाट इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग। यानी हमारा मकसद यहाँ पर क्या है कि इस तरह की रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर देना कि तुम इसको अपना ऑर्डर दोगे, ये तुम्हें रिपोर्ट करेगा। सेट हो गई। तुम लोग आपस में एक लेवल पर हो, लेकिन तुम सेल्स में काम करोगे तो प्रोडक्शन में काम करोगे। लेकिन जब काम करोगे तो भैया मिल के करोगे, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करके करोगे। ये सब सेटिंग करना ही ऑर्गेनाइजिंग है दोस्तों, राइट। सो establishing the effective authority and relationships among selected works, persons and workplaces for the group to work effectively। यही सेम बात मैंने आपको बताई कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप आप सेट करोगे इन लोगों के बीच में, वर्क प्लेस, पर्सन, वर्क, काम की जगह और काम करने वाले लोगों के बीच में ग्रुप बना के, सो दैट दे कैन वर्क इफेक्टिवली। अभी तो आपने किया, ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हो, ये आपने लोगों के बीच में काम बांटा है, ये वर्क है। ये वो लोग हैं, ये पीपल हैं जिनके बीच में आपने काम बांटा है। समझे बात को कि नहीं? ये सारे पीपल हैं जिनके बीच में आपने काम बांटा है। वो वर्क प्लेस, ये वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो वर्क प्लेस है। अभी जो मैंने आपको जॉर्ज आर टेरी की ये डेफिनेशन बताई है वो सेम ही तो है। दोबारा पढ़ लो इसे। क्या करना है हमने इसमें? एस्टैब्लिश करनी है इफेक्टिव अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। ये देख लो हमने ये टॉप, मिडल और लोअर लेवल इन सब के बीच बांट दी थी। अमंग सिलेक्टेड वर्क्स, काम, लोग और वर्क प्लेस। तो देख लो काम क्या है इधर, ये है भैया। किसका काम है? कटिंग का काम है जी, स्टिचिंग का काम है जी, पेस्टिंग का काम है जी, पॉलिशिंग और पैकिंग का काम है जी। ये क्या है? वर्क है। दिस इज वर्क। पीपल, लोग ये रहे जिनके बीच में आपने सारा काम बांटा है, और इसका वर्क प्लेस ही आपके सामने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नजर आ ही रहा है आपको। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपने सारा का सारा काम बांट दिया। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी इसकी डेफिनेशन ऑर्गेनाइजिंग की। अब मैं चलता हूं आगे कि ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन में करना क्या है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया बस वो दिमाग में रखो और हर लाइन उसी से चलती चली जाएगी। बिल्कुल इजीली आपको वो समझ में आता चला जाएगा। दिस इज फॉर श्योर। सो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में है क्या? सबसे पहले डिवाइडिंग द वर्क अमंग द ग्रुप्स एंड द इंडिविजुअल। क्या आपने बांटा? क्या आपने डिवीजन ऑफ लेबर किया? हाँ जी हाँ, बिल्कुल किया। एंड प्रोवाइडिंग फॉर द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन बिटवीन दोज इंडिविजुअल एंड ग्रुप एक्टिविटीज। कोऑर्डिनेशन क्या था कि भैया पहले तुम इतना कट करोगे, फिर आगे जाके स्टिचिंग डिपार्टमेंट को भेज दोगे, वो स्टिचिंग करके इतने टाइम में आगे भेज देगा, तब तक वो उसकी सोल के साथ पेस्टिंग करके अगले लेवल पर पॉलिशिंग के लिए भेज देंगे और वो फिर एंड में पैकिंग के लिए भेज देंगे। तो आपने इंडिविजुअल और ग्रुप एक्टिविटीज को क्या किया? कोऑर्डिनेट कर लिया। बोलो यस और नो। अब एक और डेफिनेशन, इन द वर्ड्स ऑफ लुई एलन। लुइस भी पढ़ सकते हैं, वैसे लुई एलन है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क। देख लो भैया, पहले मैंने आइडेंटिफाई किया था कि ये काम है, फिर मैंने उसे ग्रुप कर दिया था। किसको? वर्क टू बी परफॉर्म को। फिर क्या किया था? डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। फिर ये किया था कि भाई तुम इसको रिपोर्ट करोगे, तुम उसको रिपोर्ट करोगे, सब लोग मिलकर काम करोगे, ऐसे किया था। उनके बीच में एक रिलेशनशिप सेट कर दी थी ताकि वो मोस्ट इफेक्टिवली अपने इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश कर पाएं। बिल्कुल एक एक चीज़ जो मैंने आपको बताई है यहाँ इस डेफिनेशन में भी आपको वही नज़र आ रही है। तो जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया ना दोस्तों, उसमें सारी की सारी डेफिनेशन फिट हो रही हैं।
देखिए इस चीज को, इन द एसेंस ऑर्गेनाइजिंग इज अ मैनेजरियल फंक्शन दैट डील्स विद द अलॉटमेंट ऑफ ड्यूटीज। हाँ हाँ भैया, अलॉटमेंट ऑफ ड्यूटी हमने की थी, कहा था कि तुम कटिंग करोगे, तुम पेस्टिंग करोगे, तुम स्टिचिंग करोगे। कोऑर्डिनेशन ऑफ टास्क, हाँ पहले कटिंग डिपार्टमेंट कटिंग करके आगे स्टिचिंग को भेजेगा, स्टिचिंग वाला पेस्टिंग को भेजेगा, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अभी तुमने बना के रख लिया तो आगे भेजो फटाफट से। फिर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी हम इसमें करते हैं, शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करते हैं। ये सब चीज़ें आपको ऑर्गेनाइजिंग में मेरे दोस्तों नज़र आती हैं। इतना ज़बरदस्त एग्जाम्पल है ये शूज़ फैक्ट्री वाला कि आप ऑर्गेनाइजिंग की किसी भी डेफिनेशन को निकाल लीजिए, ये सब सारी की सारी मेरे इस एग्जाम्पल में पूरी तरह से सेट हो जाएंगी। राइट, अब चलते हैं आगे। सो अब सवाल ये आता है कि भाई आपने जब लोगों को काम बांटा तो सबसे पहले एक चीज को आपने देखा था कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में जिन लोगों में जैसा स्किल है, जैसी एबिलिटी है, उनको वैसे ही काम दिए जाएं। बोलो यस और नो। यानी पहले हम डिसाइड करते हैं क्या, पहले डिसाइड करते हैं भाई कि आखिरकार हमें किस तरह का काम करवाना है, फिर उस तरह के कैंडिडेट को ढूंढते हैं और उसको वही काम हम सौंप देते हैं। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? मेरे ख्याल से हम इसको, इस हिस्से को आप रहने दें तो भी चलेगा, ठीक है। बस आप ये लाइन आप समझ लीजिए, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक चीज़ समझ लीजिए कि हमने सबसे पहले वर्क असाइन करना है, ठीक है। अब इसमें जब लिखने पर आएंगे तो आपको जब मैं बताऊंगा आप वो लिखेंगे, इसमें से ये कुछ नहीं लिखेंगे आप, ठीक है। पेंटिंग हो गई भाई, ये तो है, पेंटिंग हो गई। चलो आज पेंटिंग ही सही। सो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले आप वर्क को आप आइडेंटिफाई करते हैं। वर्क को आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसके लिए कैंडिडेट का चुनाव करते हैं जो कि सूटेबल है टू द वर्क जो भी हमने करवाना है। फिर तीसरा जो काम आप करते हैं वो क्या है? तीसरा जो काम है वो क्या है? वो है allotting the duties, assigning the duties, assigning the duties। यानी आप करने क्या वाले हो? वर्क को आइडेंटिफाई किया, कैंडिडेट को जो कि सूटेबल टू वर्क है उसको चूज किया आपने, और उसको असाइन की ड्यूटीज आपने कि आप ये काम करो। उसको ये ड्यूटीज आपने असाइन की कि आप ये काम करोगे, ठीक है कि नहीं? यानी राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, करेक्ट और नॉट। फिर आपने ये काम किया, बस इसमें आप ये लिख देना कि ये काम हम करते हैं। आगे चलते हैं। अब प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में आपने जो जो भी काम किया ना, जरा एक बार सोच लो कि अभी तक आपने जो काम किया वो ये प्रोसेस में नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है कि नहीं? बड़े ध्यान से सुनना। एक पॉइंट को अगर मैं छोड़ दूं तो मैंने आपको सारे एग्जाम्पल में सेट कर दिए, लेकिन वो एग्जाम्पल भी अभी दे देता हूं उस लाइन का भी। आइए सबसे पहले पूछ ले आपसे कोई जी, बताओ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या है? तो आपका जवाब क्या होगा भैया कि एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हम ऑर्गेनाइजिंग को प्रोसेस ही बोलते हैं। वाई? बिकॉज देयर आर मल्टीपल स्टेप्स इन इट। देखा जाए तो हर एक काम में स्टेप्स तो होते ही हैं। प्लानिंग में भी स्टेप्स थे भाई, प्लानिंग में भी स्टेप्स थे। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द वर्क नजर आ रहा होगा। नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आइडेंटिफाइंग द वर्क, जरा बताओ जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था उसमें था कि नहीं था? बिल्कुल था भैया, आइडेंटिफाइंग द वर्क था उसमें। याद आया आपको?
हमने एक काम को आइडेंटिफाई किया था, भैया पहले ये कटिंग है, ये पेस्टिंग है, स्टिचिंग है, याद है कि नहीं? फिर हमने ग्रुप किया था, ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ वर्क करो कि कटिंग के सारे काम अलग करके लोगों को इसमें डाल दो। फिर उसमें फॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप हमने तय कर दी थी कि ये हेड है, ये उसके नीचे आएगा, ये उसके नीचे आएगा, ठीक है कि नहीं? उसके बाद एक चीज़ रह गई थी, जब वो काम करना शुरू करें, इनफैक्ट यहाँ पर अब हमें करना क्या होता है, एक टूल क्रिएट करना होता है कि जो हमने वहाँ पर कटिंग के स्टैंडर्ड, पेस्टिंग के, स्टिचिंग के स्टैंडर्ड सेट किए, क्या वो पूरे हो पाएंगे या नहीं पूरे हो पाएंगे? कि आपको कैसा काम करना है, उनको स्टैंडर्ड दे दिया कि इस स्टैंडर्ड का भैया हमें काम चाहिए। आर यू गेटिंग दिस वर्क ऑन पॉइंट और नॉट? तो हमें इस स्टैंडर्ड का काम चाहिए और तुम्हें उसी स्टैंडर्ड के अनुसार काम करके दिखाना पड़ेगा। तुम्हें उसी स्टैंडर्ड के अनुसार काम करके दिखाना पड़ेगा। अब उस स्टैंडर्ड को अचीव कर पाए या कि हम साथ साथ उसे देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा तो नहीं जब पूरा जूता बन जाएगा तब एंड में देखेंगे भाई बना कि नहीं बना। अरे भाई हर एक स्टेप पर कटिंग पे ही चेक कर लो क्या स्टैंडर्ड मैच कर रहे हैं, स्टिचिंग में ही पहले चेक कर लो ताकि जो फर्दर लॉस हो सकता है उससे बच जाए। सो आप हर लेवल पर एक कंट्रोल और इवैल्यूएशन का मेथड लगा दो, समझे कि नहीं? सो पहला वर्क को आइडेंटिफाई किया, दूसरा हमने ग्रुपिंग कर दी, तीसरी हमने फॉर्मल रिलेशनशिप तय कर दी, चौथा हमने मेजरमेंट ऑफ इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल का काम सेट कर दिया जैसे मैंने आपको बताया, और एंड में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और लास्ट पॉइंट जो है वो किस चीज़ का, वो हो गया कोऑर्डिनेशन का, कि इतने सारे ग्रुप्स हैं भैया और मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, याद है कि नहीं? तो भाई कोऑर्डिनेशन तो एक ऐसी चीज़ है जो हर एक मैनेजमेंट के प्रोसेस के जितने भी स्टेप्स हैं उन सब जगह चाहिए। वो तो वो धागा है जिसमें सारे के सारे मोती पिरोए गए हैं, याद है कि नहीं? और कोऑर्डिनेट करना हर बार में एंड में कोऑर्डिनेशन तो आना ही चाहिए। सो ये थे दोस्तों हमारे प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। मुझे लगता है इसको एक एक करके डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। आइडेंटिफाइंग द वर्क, क्या क्या चीज़ें हैं हमने पढ़ तो लिया है, बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इट। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, आइडेंटिफाइंग द वर्क, कि भाई काम जो है करना है उसे आइडेंटिफाई करना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, कि भाई आखिरकार जो काम करना है वो तो बताओ। आइडेंटिफाई द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, कब, किस ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में? ऑर्गेनाइजिंग तो हर जगह होती है, मैं तो प्रोडक्शन का एग्जांपल दिया, सेल्स में भी होगी। मैं ये मार्केटिंग की बात करूं मैं, तब भी भैया वहां पर आएगा, सब जगह आएगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ऑर्गेनाइजिंग का ऐसा हो कि ना आए। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में, किसी भी एंटरप्राइज में आपको पहले काम तो आइडेंटिफाई करना ही होगा, राइट? उसके अलावा एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड डेलिबरेटली टू अचीव सम प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव्स। तो पता है भाई, पता ही है सबको कि हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ऐसे टास्क होते हैं, कुछ ऐसे प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसे करना बेहद ज़रूरी होता है। तो भैया सबसे पहले तो जो है, जो एब्सोल्युटली एसेंशियल है, जो सबसे पहले करने ही करने हैं, उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता। काम ही नहीं चलेगा तो भाई काम करोगे क्या तुम, ये तो बताओ। इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू आइडेंटिफाई द वर्क टू बी परफॉर्म टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। भाई कोई किताब बनाने वाली कंपनी है तो उसके लिए सबसे पहले कंटेंट होना चाहिए, उसके बाद प्रिंटिंग करने, तो प्रिंटिंग के लिए आपको मशीनें चाहिए, कागज़ चाहिए। तो जो जो काम करने हैं उसके अंदर पहले उसे आइडेंटिफाई करोगे। और वर्क को हम किसी एक इंडिविजुअल पर डिवाइड नहीं करते, हम पूरे वर्क को जो है कई टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एक ऑर्गेनाइजेशन में हम कई हाथों में उसे डिवाइड कर देते हैं। एक इंडिविजुअल तो सारा काम कर नहीं सकता ना, इसीलिए उस पूरे के पूरे काम को कई टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। Work must be divided and distributed because no one individual can perform the total work in the organizational single-handedly. अकेला तो कर नहीं पाएगा। एक ही अकेले बंदे को बेटा तू बना पूरा का पूरा जूता, कटिंग भी कर, स्टिचिंग भी कर, पेस्टिंग भी कर, वो करेगा तो भाई ऑर्गेनाइजेशन कहाँ चल पाएगी आगे? सबके जूते अलग अलग बनेंगे। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? तो इसीलिए आपको काम को बांट देना होता है। आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क इनेबल्स मैनेजर्स टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। देखो ना, हमने भी हर पॉइंट पर उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बांट दिया था काम को कि लो जी लो, सारे के सारे अलग अलग काम कर दो।
उससे फ़ायदा क्या हुआ, मैंने आपको बिगिनिंग में ही बता दिया था भैया, डुप्लीकेशन जो हो सकता था वो बच गया, ओवरलैपिंग ऑफ एसेट, वेस्टेज ऑफ एफर्ट, ये सब बच गए। पता चलता कि बहुत सारे लोग एक ही तरह काम करते जा रहे हैं जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी, वो तो काम पूरा ही हो चुका था। सो दैट इज़ वाई आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क इज़ द क्विन एसेंशियल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला पॉइंट मेरे दोस्तों यही है। अब मैं चलूंगा अगले पॉइंट पर, जहां पर अब मैं काम को देखने के बाद टुकड़ों में बांट तो दिया, लेकिन उसमें जो सिमिलर एक्टिविटीज है उनको सबको ग्रुप कर दो। भाई एक जूता एक व्यक्ति तो बनाएगा नहीं, ऐसे हमने बहुत सारे लोगों को चुन लिया, ठीक है, कि आप सारे के सारे बनाओगे। अब उन लोगों में भी हमने ग्रुपिंग ऑफ वर्क कर दिया कि तुम सब लोग भैया कटिंग का काम करो, जाओ केवल कटिंग पर फोकस करो भाई, तुम और कुछ नहीं करना। दूसरा, तुम केवल स्टिचिंग पर वर्क करो, यानी हमने अब ग्रुप बांट दिए कि तुम्हारा ग्रुप ये काम करेगा, तुम्हारा ग्रुप वो काम करेगा। पहले हमने वर्क को बांटा था, अब हमने उन लोगों को ग्रुप करके एक पूरे के पूरे टास्क में डाल दिया। सिमिलर एक्टिविटीज करने वाले सारे के सारे लोग एक ही ग्रुप में होंगे, एक ही डिपार्टमेंट में होंगे, एक ही डिवीजन में होंगे। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्योंकि वो सिमिलर काम कर रहे हैं, सारे के सारे एक दूसरे से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन का काम तो सारे जुड़े हुआ कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रोडक्शन यूनिट अलग है। मार्केटिंग वाले सारे काम अलग करें तो मार्केटिंग अलग है। अब इसके अंदर भी डिवीजन है, क्योंकि डिवीजन के अंदर सब डिवीजन है। प्रोडक्शन के अंदर भी हमने ग्रुपिंग ऑफ वर्क कर दिया था कि भैया चलो तुम सारे कटिंग वाले एक तरफ चलो यार, चलो तुम सारे पेस्टिंग वाले अलग चलो भैया, ताकि वर्क फ्लो हमारा स्मूथ रहे। समझे कि नहीं? हर डिपार्टमेंट का, कटिंग डिपार्टमेंट का भी एक हेड बना दिया, पेस्टिंग का भी अलग हेड बना दिया, स्टिचिंग का भी हेड, और वो सारे के सारे प्रोडक्शन हेड को रिपोर्ट करेंगे। हर एक व्यक्ति, एक कटिंग डिपार्टमेंट वाला हेड केवल अपने कटिंग के लिए जिम्मेदार है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो हमने यहां पर करना यही है, हमने बेसिकली जब इसमें बांटा इस काम को, तो ये कटिंग डिपार्टमेंट वालों का हमने एक हेड बना दिया कि भैया ये रहा तुम्हारा हेड, कटिंग डिपार्टमेंट का हेड, जो कि सारे के सारे कटिंग डिपार्टमेंट के कामों के लिए, इन सब लोगों के लिए जिम्मेदार है। ये दूसरा हेड जो हमने बना दिया, ये स्टिचिंग का बना दिया। तीसरा हेड हमने ये पेस्टिंग का बना दिया। चौथा हेड हमने पॉलिशिंग डिपार्टमेंट का बना दिया। पांचवा हेड हमने पैकिंग का बना दिया। अब इन सब लोगों को हेड करने वाला ये शूज़ फैक्ट्री के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक हेड बना दिया। इस सब लोगों को रिपोर्ट कर, ये सब लोग जो है इसे ऊपर बैठे हुए इस व्यक्ति को रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या ये बात सबको समझ में आई अच्छी तरह से कि नहीं? सो दिस इज हाउ आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क दिस पार्ट ऑफ ग्रुपिंग ऑफ वर्क इज डन। सो भाई ग्रुपिंग ऑफ वर्क जो है वो हमने यहां पर सीखा। डिवाइडिंग वर्क इज द एसेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस, सॉरी, ठीक है कि नहीं? ये तो एसेंस है। आफ्टर मेकिंग विजन कि हमने करना क्या है, हमारा टारगेट क्या है, सिमिलर एक्टिविटीज शैल बी ग्रुप टुगेदर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क। काम बिल्कुल स्मूथली होता रहे, इसी तरीके से हमने उसको कर दिया है। डिपार्टमेंट्स और डिविजन्स हमने क्रिएट कर दिए हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी क्यों? क्योंकि एक जैसे फंक्शन एक जगह जाएंगे। मार्केटिंग वाले सारे मार्केटिंग में जाएंगे भाई, और प्रोडक्शन वाले सारे प्रोडक्शन में जाएंगे। और ये जो हमने डिपार्टमेंट और डिवीजन यहाँ बना दिए, दीज डिपार्टमेंट्स और डिविजन्स आर देन मैनेज्ड अंडर द डायरेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल कॉल्ड द मैनेजर। देखो ना, प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन को पूरा का पूरा चेक करता है, सेल्स मैनेजर सेल्स को देखता है भाई, फाइनेंस मैनेजर फाइनेंस को देखता है, करेक्ट और नॉट, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को देखता है। और सब डिवीजन भी देखो तब भी ऐसे ही होता है, कटिंग वाला कटिंग को देखता है, प्रोडक्ट उसके अंदर पेस्टिंग वाला पेस्टिंग को देखता है, इस तरह से तो होता है। सो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देयर कुड बी सेवरल डिपार्टमेंट्स फॉर एवरी सेपरेट फंक्शन। तो बताइए, बहुत बड़ा साइज है ऑर्गेनाइजेशन का, तो भाई मार्केटिंग के लिए अलग, सेल्स के लिए अलग, प्रोडक्शन के लिए अलग होना ही होना है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलना, करेक्ट? सो इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस वेरियस डिपार्टमेंट्स में बी ग्रुप टुगेदर एंड हेडेड बाय वन और अ फ्यू इंडिविजुअल। हर एक केस में आप देखोगे कि उसका कोई ना कोई हेड तो है ही, और हेड ही उस पूरे डिपार्टमेंट को और उसके सारे के सारे काम के लिए जिम्मेदार भी है, और मैनेज भी वही करता है। सो ये है हमारा ग्रुपिंग ऑफ वर्क।
समझे मेरी बात को कि नहीं? ये है हमारा क्या, ग्रुपिंग ऑफ वर्क। अब हमने एस्टैब्लिश किया फॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। ये तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, ठीक बात है कि नहीं? ये तो हमने किया था, फॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। अगर आप इस पर्टिकुलर केस में देखें तो ये ये चीफ प्रोडक्शन ऑफिसर, प्रोडक्शन मैनेजर इसको अथॉरिटी देगा, इससे सवाल पूछेगा, ये सुपरवाइज़र से सवाल पूछेगा। मेरी बात समझे कि नहीं? तो ये सब लोग जो हैं ये आपस में एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं, ये इससे पूछेगा और ये इससे पूछेगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा ऊपर। सो यही तो हमने रिलेशनशिप सेट की थी। और बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो भाई ये जो नीचे ये 3 लोग बैठे हैं, ये ऊपर बैठे हुए इस व्यक्ति को रिपोर्ट करेंगे, बोलो यस और नो। ये तीनों इसको रिपोर्ट करेंगे और ये इंटर्न इसको रिपोर्ट करेगा। हमने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप ही तो यहाँ पर तय कर दी। सो फॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप जो है इसके बाद तय होती है कौन किसको रिपोर्ट करेगा। वन ऑफ द स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इज टू एस्टैब्लिश फॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स अमंग इंडिविजुअल मेंबर्स इन दी एंटरप्राइज। क्या ये बात सबको समझ में आई? आफ्टर एस्टैब्लिशिंग दीज फॉर्मल रिलेशनशिप्स, उसके बाद ही तो इस पूरे के पूरे काम में क्या हो रहा है ये पता लग पाएगा, या क्या करना चाहिए, क्या करना है, इसे बताया जा सकेगा। सो इस सिस्टम को असाइन करने के बाद कि तुम इसे रिपोर्ट करोगे और तुम उसे रिपोर्ट करोगे, या तुम इसे गाइड करोगे, इसको अथॉरिटी दोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे कि भी तुमने काम करना है, मतलब तुम उसे पूरा काम समझाओगे, ड्यूटी असाइन करोगे और तुम इसे समझाओगे। तो एक बार ये सेट करने के बाद ही तो काम बांटा जाएगा। तो ये करने के बाद जो है काम को डिफाइन करके बांट दिया जाता है। आफ्टर एस्टैब्लिशिंग दीज फॉर्मल रिलेशनशिप्स इट वुड बी पॉसिबल टू नो द डिटेल्स रिलेटिंग टू द वर्क, कि भाई करना क्या आखिरकार। लीजिए हमने काम कर दिया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मल रिपोर्टिंग सिस्टम शुड पेव द वे फॉर असाइनिंग द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू इंडिविजुअल इन एन अनएम्बिगुअस फैशन। अनएम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? विच इज वेरी क्लियर। एम्बिगुअस का मतलब विच इज नॉट क्लियर। सो एक बार ये ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने असाइन कर दी तो बहुत आसान हो जाता है भाई। आसानी से हम इसको क्या कर पाते हैं, इस पूरे के पूरे काम को करवा पाते हैं। सो दिस वाज प्रोसेस का पॉइंट नंबर 3। अब चलेंगे पॉइंट नंबर 4 पे, जहां पर मैंने कहा था कि हमें पहले से ही सेट कर लेना है टारगेट के भैया ये कंट्रोल पॉइंट्स हैं। जैसे ही कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर कटिंग हो जाएगी उसी वक्त उसकी चेकिंग होगी कि भैया ये काम सही हुआ है, ये हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से हुआ है कि नहीं हुआ। यहीं पर ये जो डिपार्टमेंट का तुम्हारा हेड है ये सारा काम चेक करके ही आगे इस काम को अपने नेक्स्ट प्रोसेस पर भेजेगा। अगर ये इसने सामान भेजा है ये आगे इस व्यक्ति को, तो इसका मतलब उसने पहले से अपने स्टैंडर्ड्स को चेक करके भेजा है। स्टिचिंग वाले हेड ने जब इसको काम को ओके किया तो भैया ये बात इंश्योर करेगा कि वो अगले इस पर्सन को जो है काम तभी भेजे जब वो इस काम से सेटिस्फाइड है। क्या ये बात सबको समझ में आई? उसी तरह से ये जब पॉलिशिंग वाले को भेजेगा तो ये तब भेजेगा जब ये उस काम से सेटिस्फाइड है। सो दिस इज हाउ द वर्क इज डन। और यहाँ पर जो कंट्रोल है एक तरह से, जो वो इवैल्यूएशन है वो हर लेवल पर होता चला जा रहा है और हमने पहले से ही सेट किया हुआ है। हमने पहले से ही इसको सारे काम को सेट किया हुआ है। मेजरमेंट कैसे होगी, इवैल्यूएशन कैसे होगा, हर स्टेप हमने उसके पॉइंट्स बता दिए, कंट्रोल पॉइंट, कि यहीं से चेक हो जाए, परफॉर्मेंस का वैल्यूएशन हो जाए। अगर ठीक है तो आगे जाए, नहीं तो वो आगे ना जाए। और अगर कहीं पर भी खराब चीज़ नज़र आई तो वो आगे तो नहीं भेजेगा। तो उसी पॉइंट पर उसे रेक्टिफाई करके ही, अगर मान लो सीरियस डिविएशंस आ गए कि जी कहा था ये स्टैंडर्ड और मिला ये स्टैंडर्ड, बिल्कुल कैंसिल करो, दोबारा बनाओ, तो भैया उस डिविएशन को चेक किया जाएगा। यानी कंट्रोल के लिए हमने पहले से ही मेजर के करने के जो पॉइंट्स है ना, कंट्रोल पॉइंट्स, चेक पॉइंट्स कह लें उन्हें, वो पहले ही बना दिए। ये चेक पॉइंट्स पहले से तैयार हो गए। सो प्रोवाइडिंग फॉर मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल।
इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो हमारे नीचे काम करने वाले लोग हैं ना, उनको भाई पहले से पता है कि हमें किस लेवल का काम करना है, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो इससे क्या है, बाद के पोजीशन में ये नहीं कहेंगे जी आपने तो हमें बताया ही नहीं था कि ऐसे करना है, हमने तो ऐसे कर दिया। तो भाई पहले ही बता रहे तुम्हें ये स्टैंडर्ड चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग द बेसिस फॉर मैनेजमेंट, evaluation and control of activities. It should establish signposts and control points in the organization so that the performance of individuals and groups can be measured, evaluated and controlled at periodical intervals. तो periodical intervals पे हम ये सारा का सारा काम कर पाएं तो भैया यही हमारी यहाँ की कहानी है। The purpose of such evaluation is to take necessary rectification measures if there are serious deviations in the actual performance. अगर actual performance में serious deviation नजर आ गया आपको, serious deviation का मतलब क्या होता है कि भैया हमने स्टैंडर्ड में बोला था कि इस तरह की क्वालिटी चाहिए और तुमने एक्चुअली इतना परफॉर्म किया कम, तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल दोनों को कंपेयर किया, क्या स्टैंडर्ड आपने अचीव किया, अगर कर लिया तो ठीक है, नहीं तो भैया जितना डिविएशन है उसको रिमूव करो, दोबारा से बढ़िया परफॉर्मेंस करके स्टैंडर्ड के लेवल का काम करके दो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो ये है प्रोवाइडिंग फॉर मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। ये हो गई हमारी यहाँ की कहानी भी समाप्त। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देखो, राइट टू एक्ट तो आपको देना ही पड़ेगा, पावर तो आपको देनी पड़ेगी, और अथॉरिटी दिए बिना तो भैया दुनिया में कोई काम आज तक हुआ ही नहीं। अथॉरिटी तो देनी पड़ती है। अथॉरिटी इज द राइट टू एक्ट एंड एक्सट्रैक्ट ओबीडियंस या एग्जैक्ट ओबीडियंस, यानी काम करवाने के लिए पावर दी जाती है ताकि निचले लोग उसका, जो लोअर लेवल वाले लोग हैं मिडिल लेवल का, कहना माने, उसके हिसाब से काम करे। इसके लिए टॉप लेवल वाले को, मिडिल लेवल मैनेजमेंट करने वाले पर्सन को पावर देनी होगी, अथॉरिटी देनी पड़ेगी। लोअर लेवल को बताना पड़ेगा भाई साहब जो दे तुम्हें कहेंगे तुम्हें वही करना है, वो कहेगा ओके जी। सो अ मैनेजर, जरूरी नहीं कि सारे के सारे काम जो हैं कर ही पाए, ऐसा कई काम आते हैं भैया, कई तो ऐसे होते हैं भाई आपने उससे अच्छी रिलेशनशिप बनाई हुई है, आपके सारे के सारे लोग बात मानते हैं तो ठीक है, लेकिन भैया बातें मानना हर बार तो पॉसिबल नहीं है। कोई काम कराना है तो भैया अथॉरिटी होगी, तो फिर चाहे तुम सामने वाला व्यक्ति आपकी मन से बात माने या ना माने, उसे तो करना ही पड़ेगा। दिस इज व्हाट इज द रोल ऑफ द अथॉरिटी। अथॉरिटी है तो निचले वाले बंदे को आपकी बात माननी पड़ेगी भाई। सो इसी तरह से क्लियरली स्पेसिफाई करते हैं कि अगर मैं तुम्हें अथॉरिटी दे रहा हूं, मिडिल वाले को ये तो बोल दिया भाई तेरे पास अथॉरिटी है, लोअर वाले से काम करा, लेकिन तुम्हारी अथॉरिटी के साथ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी लिमिट्स हैं कि तुम्हें ये काम फाइनली करवा के देना है, ये है लिमिट। हो गएगा, ठीक है जी। सो हमने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की सीमाएं बांध दी हैं और वहां तक उससे काम करवा के लाना होगा। दिस इज व्हाट इज आवर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और लास्ट पॉइंट, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि भैया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और वो है कोऑर्डिनेशन। इंडिविजुअल में, ग्रुप्स में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। हमने सब लोगों को बांट दिया था कि ये स्पेसिफाइड, ये काम करने वाले ये लोग हैं। बोलो यस और नो? हमने पहले ही कह दिया था, हमने पहले ये बात करी थी कि भाई इंडिविजुअल्स को हमने पहले ग्रुप्स में बांटा है कि सारे ग्रुप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आपस में, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई जो लोग हमारे पहले स्टिचिंग वाले डिपार्टमेंट वाले थे वो खाली बैठे हुए, वो कह रहे जी हमारे पास तो कटिंग होके आया ही नहीं। तो भाई आपस में कोऑर्डिनेट करो ना, उनको बताओ कि हमारा जितना काम था वो हमने इतने टाइम तक कर लेना, तो हमें और सामान कटिंग वाला चाहिए, कट करके फटाफट भेजो हमारे पास। यानी वो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। दिस इज व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, दिस इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। सो कोऑर्डिनेशन है क्या? इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शंस एंड दिस नेसेसिटेट्स कोऑर्डिनेशन। हर कोई अपने स्पेशल फंक्शंस को कर रहा है तो उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो जैसे मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन की बात करता हूँ, मैंने आपको कोऑर्डिनेशन समझाते वक्त ये भी समझाया था कि डिफरेंट जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, मार्केटिंग का अलग है, प्रोडक्शन का अलग है भाई, सेल्स का अलग है, इनमें भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। प्रोडक्शन वाला बैठा हुआ जी हमारे पास तो सामान ही नहीं आया, परचेज वाला कह रहे जी तुमने मुझे बताया नहीं तो मैं परचेज करके ला देता, तुमने मुझे कोई रिक्विजिशन ही नहीं दिया।
ठीक बात है कि नहीं। सेल्स वाला कहता है जी मेरे पास प्रोडक्शन ही नहीं आई, प्रोडक्शन वाला कहता है जी आपने मुझे बताया नहीं कितने की सेल है, आपने मुझे डेडलाइन तो बताई नहीं। अरे भाई कोऑर्डिनेट करो ना आपस में। सेल्स वाले ने अगर कोई सेल करके आया तो वो पहले उसे डेडलाइन बताए प्रोडक्शन वाले को, हाँ जी भाई साहब इतने हमारे पास सेल हो चुकी है, इस डेट तक हमें डिलीवरी करनी है, चलो बैठ के प्लान बनाएं। चलो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोले कि भाई इस तरह से आपने मिलके प्रोडक्शन करके करना है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोलेगा चलो भाई परचेज डिपार्टमेंट वाले हेड को बुलाओ और परचेज डिपार्टमेंट वाले के पास रिक्वेजिशन भेजो, भैया ये सामान चाहिए। परचेज वाला कहेगा ठीक है जी अभी मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले से फाइनेंस की अरेंजमेंट की बात करता हूँ। ये सब लोग अरेंजमेंट ही तो कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ही तो कर रहे हैं। तो डिफरेंट लेवल पर जो बैठे हुए ये लोग हैं मेरे दोस्तों, अगर ये प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करेंगे तभी ऑर्गेनाइजिंग सफल हो पाएगी, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट होते रह जाएंगे और फिर कोई काम नहीं होने वाला। सिंपल सी बात है। तो जब आप अपनी अपनी ड्यूटीज को निभा रहे हो, अपने अपने फंक्शंस को निभा रहे हो, तो भैया ग्रुप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है कि तुमने मुझे बताया नहीं, जैसे मैंने अभी बताई थी बातें। तो भैया उससे अगर तुम बचना चाहते हो तो पहले ही आपस में कोऑर्डिनेशन करके चलो, सो दैट देयर आर नो कॉन्फ्लिक्ट्स आइदर अमंग द डिपार्टमेंट्स और विद इन द डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सेल डिपार्टमेंट से भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अपने अंदर, उसके अंदर जो अंदर छोटे छोटे उसने डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं प्रोडक्शन के, उसमें भी जो है किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। और वो तभी हो पाएगा जब आप प्रॉपरली कोऑर्डिनेट सारी की सारी एक्टिविटीज को करोगे। इज दैट वेरी क्लियर? आइए अब इसे पढ़ते हैं। सो व्हाइल परफॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, जब भी आप ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, द मैनेजर शुड सी दैट ऑल द एक्टिविटीज आर प्रॉपरली कोऑर्डिनेट। मैनेजर का तो काम ही यही है, और उसका देखना क्या होगा कि भाई देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट एट ऑल, there exists no conflict. Both individuals and groups may come in conflict while performing their respective duties or functions in the organization. ऐसा हो सकता है। While organizing the functions, the managers should see that no conflicts exist among various departments, that all departments functions as a coordinated, unified whole. यानी भैया कोऑर्डिनेटेड यूनिफाइड होल का मतलब है कि पूरी की पूरी एकता के साथ काम कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन, आपस में किसी भी तरह का इनमें कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, ये हमें देखना होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी एक एक चीज इसकी देख ली तो आप डेफिनेशन से लेके एंड तक मेरे एग्जाम्पल की जितनी भी बातें आपने पढ़ी, इसके अंदर प्रोसेस भी पढ़ा, मीनिंग भी पढ़ा, डेफिनेशन भी पढ़ ली, रिक्वायरमेंट्स भी आपने देख ली। सो दीज वर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजिंग का ये वाला हिस्सा हम यहीं करते हैं समाप्त। मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।